कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अपने 10th फिजिक्स का जो है ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर दो पार्ट में हमको पढ़ना था। एक पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ लिया है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन? और आपने सुना होगा कि रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन काफी बनते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं। आपको जो फर्स्ट चैप्टर हमारे फिजिक्स का है ये काफी जो है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं इसमें वो लगभग सिमिलर टाइप के बनते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन और सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, और इसमें हम लोग डील करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस किस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो हेडिंग बनने वाली है वो क्या है? वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो सबसे पहले आपको इसकी डिफिनेशन जो है वो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बिना डिफिनेशन के आप जो है आगे बढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग जो है वो लिख लेते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में तो आपको मालूम होगा कि रिफ्रैक्शन क्या है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes through different media या मीडियम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम ऑफ लाइट। मतलब क्या है? डिफिनेशन सबसे पहले याद करिए इसको, फिर इसका मतलब समझने वाले हम लोग। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन? लिखा हुआ है डेफिनेशन, तो इसको मैं आपको एकदम सिंपल टर्म में बताने वाला हूँ। इसको हम लोग पहले फिगर बनाएंगे और फिगर से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको बना के दिखाना चाहूँ, डायग्राम बना के अगर मैं आपको इसको दिखाता हूँ, तो डायग्राम से क्या दिखाने वाला हूँ मैं, जरा देखिएगा इसको। तो हम लोग सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये कोई इंटरफेस है। ठीक है, क्या है ये? अपने पास इंटरफेस है या बाउंड्री है। ठीक है, तो कौन सा इंटरफेस, किसकी बाउंड्री? तो ये जो लाइन हमने बनाई है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये लाइन जो है ये दो मीडियम को अलग करने वाली बाउंड्री है। ठीक है, इसके ऊपर जो होगा वो अपना मीडियम 1 होगा और इसके नीचे जो होगा वो कौन होगा? मीडियम 2। ठीक है, तो मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है। मीडियम इन द सेंस, मीडियम का मतलब क्या है? मीडियम मतलब वो आपका पाथ जिससे होकर लाइट गुजर रही होगी। ठीक है, जिससे भी होकर लाइट गुजर रही होगी, ट्रेवल कर रही होगी, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियम बोलेंगे। ठीक है, मीडियम में आपका जैसे लाइट एयर में चल रही तो वहां पर एयर होगा, मीडियम वाटर में चल रही तो वहां वाटर होगा, बाकी ग्लास में चल रही होगी लाइट तो वहां पर ग्लास आपका मीडियम होने वाला है। तो अभी हम लोग जनरल लिख रहे हैं, इसको मीडियम 1 लिख रहे हैं, इसको मीडियम 2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब कोई भी लाइट अगर इस मीडियम की बाउंड्री पर इंसिडेंट होती है तो उसमें ही हमको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। जब भी लाइट का मीडियम चेंज होता है तब वहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई लाइट रे है जो कि ऑब्लिकली आ रही है किसी इंटरफेस पर। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है कि अगर लाइट जो है इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर आएगी तो वहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना रहे कृपया। आप नोट करिएगा कि यहाँ पर लाइट को जो है वो ऑब्लिकली आना है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं आना है, नहीं तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं होने वाला है। बाकी अभी स्नेल्स लॉ में इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये लाइट ऑब्लिकली इस इंटरफेस पर आ रही है तो इस इंटरफेस पे जिस पॉइंट पे लाइट आती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? नॉर्मल। और ये जो आने वाली लाइट होती है इस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको। ठीक है, अब इस नॉर्मल को हम दूसरी साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक्सटेंड कर लेते हैं। अब देख रहे हैं आपकी लाइट जो है इस इंटरफेस पर ऑब्लिकली आ रही है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जब तक लाइट मीडियम 1 में चली है तब तक वो स्ट्रेट आ रही है। जैसे ही वो इस पॉइंट पर आएगी इसके बाद इसका मीडियम जो होगा वो मीडियम 2 होने वाला है। तो जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज होता है वैसे ही क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो हमको देखने को मिलता है। बेंडिंग का मतलब क्या है? ये लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था वो कुछ इस टाइप से था, लाइट को अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करना था, इस पाथ पे जाना था, लेकिन वो उस पाथ पे न जाके वो थोड़ी सी बेंड हो सकती है। तो इमेजिन करते हैं कि लाइट इधर बेंड हो गई है। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि लाइट उधर क्यों नहीं बेंड हुई? तो इसको हम लोग करने वाले हैं, अभी जस्ट इसको करने वाले हैं, कुछ मिनट रुक जाइए, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, तो अभी आप केवल मान लीजिए, मेरे कहने से मान लीजिए कि लाइट इधर बेंड हो गई है। ठीक है,
तो ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था और लाइट इधर बेंड हो गई है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसकी बेंडिंग हो गई उसकी, और इसी बेंडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब ये बेंडिंग हुई है क्यों, इसके पीछे का आखिर रीजन क्या है, क्यों लाइट बेंड करी। लाइट के तो हमने प्रॉपर्टी पर रखा है फर्स्ट चैप्टर में कि लाइट जो है ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो आखिर लाइट बेंड क्यों करती है, तो आखिर मीडियम चेंज होने से क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अगर आइडिया दूं तो जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो मीडियम चेंज होने से क्या होता है, अलग अलग मीडियम की अपनी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी है ये, नॉर्मल डेंसिटी नहीं। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होने से क्या होता है कि कोई मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो उस मीडियम को हम लोग आगे जाके अभी सीखेंगे उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उसको हम लोग रेयरर मीडियम कहा करते हैं। ठीक है, तो जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। तो इससे होता यह है कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है। अब जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तो उसकी डायरेक्शन भी हमको चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से ये होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, और बाकी इसको हम लोग जो है अभी डिटेल में करने वाले हैं कि क्या पूरा एग्जैक्ट हो क्या रहा है यहाँ पर। अभी तो केवल हम लोग जो है डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें कि क्या है रिफ्रैक्शन, किस तरह से यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। बाकी अभी हम लोग सीखेंगे कि मीडियम 1 मीडियम 2 एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको करने वाले हैं, और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है और किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, किस मीडियम को हम लोग डेंसर बोलेंगे, किस मीडियम को हम लोग रेयरर बोलेंगे, इन सबको हम लोग अब बस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं डेफिनेशन समझ में आया होगा। बहुत सी सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको आप जो है तुरंत ही इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम, इसे ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब यहाँ पर हम कोई मीडियम लेके समझने वाले हैं कि आखिर एग्जैक्ट एकदम ये क्या है। ठीक है, तो आइए इसको पहले रफ करते हैं और इसके बाद आपको सिखाने वाले हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल रहे जो आपके सिलेबस में दिया होता है, उसी एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस में जो होता है वो होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, तो अपने सिलेबस में जो रिफ्रैक्शन दिया होता है वो ग्लास स्लैब के थ्रू दिखाया होता है हमको। तो ग्लास स्लैब क्या होता है, तो ग्लास स्लैब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इधर साइड में बना लेते हैं। तो ग्लास स्लैब का मतलब क्या है, इस तरह से ग्लास का एक स्लैब होता है, इस तरह से आपके पास एक ग्लास का स्लैब होता है। ठीक है, ये मैंने बना दिया इधर, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ग्लास स्लैब का मतलब क्या है, जैसे आपके घर में कोई सोप होगा, सोप यानी साबुन, तो साबुन जैसे होता है ना उसी टाइप का होता है ग्लास स्लैब, बस ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, तो ग्लास स्लैब से हम लोग रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो है इस पूरे ग्लास स्लैब को जो है इधर बना रखे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है केवल इस टॉप वाले सरफेस को इधर बनाने वाले हैं। ठीक है, बाकी पूरा ग्लास स्लैब नहीं बनाएंगे, हम केवल उसके सरफेस को बना रहे होंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ये वही ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये हम ग्लास स्लैब को बना ले रहे हैं जल्दी से। तो ये जो ग्लास स्लैब दिख रहा है आपको, इसका फ्रंट व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप ऊपर से देखेंगे ग्लास स्लैब को तो कुछ इस टाइप से आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से देखेंगे तो ये पूरा ग्लास का बना है, तो इसके अंदर पूरा ग्लास होगा, तो इसके अंदर का मीडियम क्या होगा आपका, ग्लास होगा, और इसके बाहर का मीडियम क्या होगा अपना, एयर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो बाहर का मीडियम एयर है और अंदर का मीडियम क्या है, ग्लास है। तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम एक लाइट को जो है लेके आते हैं इस बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, ये एक लाइट हम ऑब्लिकली लेके आए, ये लाइट जो है इसको ऑब्लिकली लेके आना है, तभी रिफ्रैक्शन आपको शो होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जब तक लाइट जो है यहाँ ग्लास स्लैब तक नहीं आई थी तब तक वो जो एयर में आ रही थी, और एयर यानी एक ही मीडियम है और मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में आएगी। तो देखिए यहाँ तक लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में आई। अब इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पर हम लोग खींचते हैं एक नॉर्मल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी इंटरफेस पर परपेंडिकुलर खींची गई लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि नॉर्मल से हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट लाइट का एंगल मेजर करते हैं। तो एंगल मेजर करके हम समझ सकते हैं कि किस तरह से रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल को चेंज करने से कैसा रिफ्रैक्शन पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। ये रियल में जो है, रियलिटी में नॉर्मल कहीं नहीं होता। ठीक है, आप ग्लास स्लैब हाथ में पकड़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ नॉर्मल दिखाई नहीं देगा, ये केवल हमारी स्टडी को ईजी करने के लिए हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल ये है, और ये जो लाइट आती है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जो है ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई। तो आई क्या है अपना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब होने क्या वाला है, हम इस नॉर्मल को जो है दूसरी तरफ भी बना लेते हैं।
अब हमको पता है कि जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने से क्या होता है, लाइट की स्पीड चेंज होती है, तो उसका जो ओरिजिनल पाथ होता है वो लाइट उस पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। तो इसका देखिए ओरिजिनल पाथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका ओरिजिनल पाथ जो है लाइट का वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ये थोड़ी सी डाइवर्ट होगी, तो मैं इसको इस तरफ डाइवर्ट कर ले रहा हूँ, ये लाइट को मैंने इस तरफ डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर लाइट को मैं इस तरफ डाइवर्ट कर रहा हूँ, अभी आपका फिर वही सवाल होने वाला है कि लाइट इसी तरफ क्यों डाइवर्ट हुई, उस तरफ क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से, मैं उसको थोड़ा सा आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे तो वहां पर इस चीज को एकदम मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, वहां पर आप खुद ही ये सवाल मुझसे नहीं पूछोगे, ठीक है। तो अभी बस मेरे पे भरोसा रखो और सुनते रहो, ठीक है। अब ये जो लाइट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन हुआ है। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये जो एंगल बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। तो इस तरह से ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आप देख रहे हैं, जैसे ही मीडियम चेंज होता है वैसे ही रिफ्रैक्शन होता है। अब जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा होता है तो वहां पर दो लॉज होते हैं जो आपको जो है पेपर में पूछे जाते हैं, और रिफ्रैक्शन जहां जहां होता है वहां ये दोनों लॉ जो है वो हमेशा फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से दो लॉज हैं, ये आपको पेपर में जो है इससे काफी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वही दो लॉ हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो दो लॉ कौन कौन से है मैं उनको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट लॉ जो है वो काफी इजी लॉ है, अगर आपने रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ रखे होंगे तो वहां पर आप जो है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल टू द इंटरफेस all lies on the same plane, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं इधर, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन में लाई करने का क्या मतलब है, अक्सर लोग इसको रट लेते हैं, लेकिन आप इसको समझिए। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये लाइट है, इंसिडेंट रे है और ये बोर्ड को टच करके आ रही है, तो ये जो बोर्ड है इसको टच करके लाइट आ रही है, तो जब रिफ्रैक्शन होगा ये लाइट बोर्ड को टच करके ही जाएगी, ठीक है। और ये जो नॉर्मल बना है ये भी इसी बोर्ड पर ही बनाना है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों को अगर आप चेक करोगे तो तीनों इस बोर्ड वाले प्लेन में आने वाले, ठीक है। बोर्ड वाले प्लेन में का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप जो है साइड व्यू लेते हो इन तीनों का, तो जैसे इमेजिन करते हैं ये हमारे पास इंसिडेंट रे, ये अपने पास नॉर्मल और इधर रिफ्रैक्टेड, तो जब आप उसको साइड से देखोगे ना तो ये तीनों आपको, तीनों जो चीजें हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों आपको एक प्लेन में दिखाई देंगे, एक लाइन में दिखाई देने वाले, इसी को बोलते हैं हम लोग जो है रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो ये है अपना फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ काफी सिंपल है, इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या ही पूछेगा आपसे, इसमें क्या ही डिफिकल्ट कर सकता है वो, ठीक है। तो सेकंड लॉ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लॉ है और यहाँ से जो है क्वेश्चन पेपर में काफी बन रहा होता है। तो आइए सेकंड लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इसके बाद सेकंड लॉ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉ का आपने दूसरा नाम भी सुन रखा होगा, सेकंड लॉ के नाम से नहीं पूछता है, ये स्नेल्स लॉ के नाम से ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि सेकंड लॉ जो होता है, सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन का, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहा करते हैं, ठीक है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्यों बोलते हैं सेकंड लॉ को, क्योंकि जो है स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने जो है सेकंड लॉ को डिस्कवर किया था। इससे आसान क्या पूछ सकता है आपसे पेपर में, स्नेल्स लॉ को स्नेल ने डिस्कवर कर रखा था, ठीक है। तो क्या होता है स्नेल्स लॉ, तो अगर आप चेक करेंगे अपनी बुक में तो क्या लिखा होता है स्नेल्स लॉ की, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को वहां पर लिखा होता है n/1, ठीक है। यही होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन अभी अगर आप ऐसे लिख के चले आओगे, ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। तो अगर आप ऐसे लिख के चले आओगे एग्जाम में तो ये पूरा नहीं है, ठीक है। अगर मैं कॉपी चेक कर रहा होता तो आपके नंबर काट लेता, क्योंकि ये पूरा नहीं है, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। हाँ जरूर ये उतनी डेफिनेशन है, उतना इनफ है ये, जिससे आप क्वेश्चन को कर जाएंगे, लेकिन अभी अगर थ्योरेटिकल बात करते हैं तो स्नेल्स लॉ ये पूरा 100% सही अभी नहीं है, ठीक है। अभी इसमें कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है और मिसिंग पार्ट पर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा क्या है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ जो है वो लोग बोलते हैं ऐसे कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मींस जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है
और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इनका जो रेशियो होता है, रेशियो का मतलब आपको डिवाइड करना और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रेशियो निकाल लेना है। तो इनका जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट चीज होती है। कांस्टेंट का मतलब हर बार आप साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर को जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने से हर बार आपको सेम चीज मिलेगी। सेम चीज मिल रही है मतलब वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग क्या लिखते हैं, n/1। ठीक है, तो n/1 क्या है, उस पर हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा और सब्र करो, रुको जरा सब्र करो, आ रहे हैं उस पर। ठीक है, तो n/1 में आप थोड़ा थोड़ा गेस कर पा रहे हो, 2 जो है वो मीडियम 2 होगा अपना, और 1 जो है वो मीडियम 1 होगा अपना। ठीक है, और बाकी n क्या है, अरे नाम सुन ही लो इसका, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नया नाम हो गया। ठीक है, तो इसको अभी मैं बस जस्ट इसके बाद आपको बताने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, तो पहले इसको मैं पूरा कर लेता हूँ। ये लो यहाँ से अगर आप इतना लिख के चले जाते हो तो ये पूरा नहीं होने वाला। अभी इसको हम लोग पूरा करने के लिए इसमें क्या करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि स्नेल्स लॉ जो भी आप यहाँ से देख के बोल रहे हो वहां तक तो ठीक है, इसमें 2 लाइन या 1 लाइन आप और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो स्नेल्स लॉ पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोलना है कि फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट and for fixed pair of medium, the angle of the sine of angle of I to the angle of ठीक है, डेफिनेशन गलत हो जा रही है लिखने में, तो आप लिख सकते हो इसको जो है फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर फिक्स्ड पेयर ऑफ मीडियम द साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो डिफिनेशन थोड़ी सी गलत हो गई बीच में, कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं हम लोग। ठीक है, कई बार हो जाता है, लिखने में गलत हो जाता है, तो इसको जो है डोंट माइंड। ठीक है, फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर फिक्स पेयर ऑफ मीडियम द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसमें इतना ऐड कर देंगे, ये 2 लाइन अगर आप ऐड कर देते हो, फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर फिक्स्ड पेयर ऑफ मीडियम, तो कहने का मतलब जो भी आप स्नेल्स लॉ पढ़े थे वही लिखा हमने, बस यहाँ पर कलर फिक्स होना चाहिए, लाइट का जो कलर है वो फिक्स होना चाहिए, और जो पेयर ऑफ मीडिया है यानी जो आपने 2 मीडियम ले रखे वो मीडियम भी आपके फिक्स होने चाहिए। तो मीडियम का जो पेयर है वो फिक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो गिवन है कलर, जो लाइट का जो कलर है वो भी फिक्स होना चाहिए। तब जो है आप बोल सकते हो कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, तब इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जो है ये स्नेल्स लॉ है, ये उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। बाकी इसको डिटेल में, अब आइए इसको डिटेल करते हैं, इसको पूरा समझ लेते हैं आखिर है ये क्या। मैथमेटिकल फॉर्म तो सबने रट रखा होता है लेकिन इसका फील नहीं आता, तो अब इसका फील लेते हैं कि आखिर ये एग्जैक्ट बता क्या रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं डिफिनेशन को रब कर लेता हूँ, आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, तो नोट कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट फील क्या होने वाला है जरा इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो बोल क्या रहे हैं हम कि मान लेते हैं हमने ये लाइट का कलर फिक्स कर लिया है, तो लाइट जो है वो ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर की लाइट नहीं होती, सॉरी। ठीक है, तो किसी भी कलर की लाइट आप मान लेना, मेरा मार्कर ब्लैक चल रहा था तो मैंने ब्लैक से बना रखा है, तो मान लेते हैं ये कोई एक कलर की लाइट है। ठीक है, और यहाँ पर मीडियम आपको दिख रहा है एयर है, और यहाँ पर मीडियम आपको दिख रहा है ग्लास है, तो हम एयर और ग्लास मीडियम ने फिक्स कर रखा हमने, और यहाँ पर जो लाइट का कलर है वो भी फिक्स कर रखा है। तो अब हम स्नेल्स लॉ को डिफाइन करने वाले हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आप यहाँ पर जो एंगल बना उसका साइन निकालोगे और यहाँ पर जो एंगल बना उसका भी साइन निकालोगे और दोनों का रेशियो चेक करोगे, तो आपको मान लेते हैं, चलिए कोई नंबर मिल गया, मान लेते हैं यहाँ पर आपको मिल गया 1.5। ठीक है, यहाँ पर सपोज करते हैं आपको एक नंबर मिला 1.5। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, इस एंगल को चेंज करता हूँ। तो सपोज करते हैं कि मैंने इस एंगल को चेंज कर दिया, मान लेते हैं अब की बार मैंने ये आई ले लिया। ठीक है, एंगल को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो जैसे ही आप इंसिडेंट एंगल आई को चेंज करोगे वैसे ही आप चेक करोगे जो आर वाला एंगल है ये भी जो होगा ये आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये अब अगला एंगल जो है वो ये आर बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर आई को चेंज किया, इसको ऐसा करते हैं आई डैश कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं आर डैश कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप आई को चेंज करके आई डैश करोगे वैसे ही आर चेंज होके क्या हो जाएगा, आर डैश। तो अब अगर आप स्नेल्स लॉ को यहाँ अप्लाई करोगे
तो आप क्या देखोगे, साइन ऑफ आई डैश डिवाइड बाई साइन ऑफ आर डैश। अब की बार आप एंगल ये वाला रखने वाले हो और यहाँ पर ये वाला, ये दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आर डैश, ठीक है। तो लेना इसको आर डैश है, ये काफी छोटा बन गया है, इसको मैं कोशिश कर लेता हूँ फिर सही बन जाए आर डैश। तो अगर मैं यहाँ स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो साइन ऑफ आई डैश अपॉन साइन ऑफ आर डैश, तो फिर ये चीज क्या है कि कांस्टेंट, और कमाल की बात क्या है कि आपने एंगल को चेंज कर दिया, आई चेंज किया उससे आर भी चेंज हुआ, लेकिन ये जो कांस्टेंट आएगा इसकी वैल्यू अभी भी वही आने वाली है 1.5, ठीक है। तो यही है जादू स्नेल्स लॉ का, ठीक है। तो जादू नहीं है कोई, ये है साइन। आपने क्या किया, आपने एंगल को चेंज किया, इंसिडेंस एंगल चेंज किया, इससे आर अपने आप चेंज होगा। आप आई को चेंज करिए, आर अपने आप चेंज होगा, और ऐसा चेंज होगा कि दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो समझ रहे हो स्नेल्स लॉ कैसा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से ये कितना ही बेहतरीन लॉ है। मैंने क्या किया, आई को चेंज किया, तो आई को चेंज मैंने किया, उससे आर चेंज हो गया, और ऐसा आर चेंज होगा जिससे ये वैल्यू जो है वो वही रहने वाली है, ठीक है। मतलब इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत फील आपको आया होगा। आप कोई भी आर ले, आप कोई भी आई सेट करिए, ठीक है, आप आई को कुछ भी सेट करेंगे, आर अपने आप ऐसा सेट होगा कि दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब वो बदलना नहीं चाहता, कहने का मतलब ये रेशियो है, ये नहीं चाहता कि वो बदले। आप उसमें छेड़खानी करने वाले हो, तो आपकी छेड़खानी, जैसे आप छेड़खानी करेंगे वैसे वो थोड़ा सा छेड़खानी करेगा, और फिर आपको फाइनल वैल्यू वही मिलने वाली है, ठीक है। मतलब ये ढीठ टाइप का है, ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है। बाकी स्नेल्स लॉ में जो है एक छोटा सा करेक्शन अभी और बचा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है उसको नोट में कर लेते हैं, नोट पॉइंट कर लेते हैं, ताकि जो है ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। आप नोट पॉइंट में इसको लिख सकते हैं। तो देखो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो एंगल, मैंने बोला कि आप आई को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप आई ऐसे लेके आ रहे हैं या इधर से लेके चले आए, लाइट इसके ऊपर से लेके आ गए या इधर से फायर कर रहे हो। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा 0 और 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, ठीक है। 0 और 90 डिग्री के बीच होने का मतलब क्या है कि आप लाइट को जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नहीं ला सकते, ठीक है, और ना ही इससे 90 डिग्री पर ऐसे भी नहीं ला सकते। अगर आप 0 और 90 डिग्री के बीच में लाइट को लेके आते हो तो उस केस में ही आपको स्नेल्स लॉ जो है वो अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो फिर वहां पर रिफ्रैक्शन ही नहीं होता। तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तो स्नेल्स लॉ की बात ही हम लोग नहीं करने वाले। तो इसको जो है जरूर से आप नोटिस करना, ये जरूर से आपको मेंशन करना है। जब भी आप स्नेल्स लॉ को एग्जाम में लिखने वाले हो तो आप इसको जरूर से मेंशन करिएगा, क्योंकि इससे जो है एग्जामिनर का फोकस बढ़ता है। तो हो सकता है वो आपको जो है एक नंबर बढ़ा के दे दे, इससे आपका आला भला हो जाएगा। मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मेरा जो काम था मैंने वो कर लिया, मैंने आपको ये बता दिया, बाकी आप इसको जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। तो यही था अपना स्नेल्स लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको स्नेल्स लॉ की जो है थोड़ी बहुत फीलिंग आई होगी, थोड़ी बहुत आई है, बाकी थोड़ा सा आप रिवाइज करने वाले हैं तो पूरी फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यही था अपना स्नेल्स लॉ। अब यहाँ से जो कांस्टेंट आ रहा है अपना, ये जो कांस्टेंट आ रहा है n21, अब इसके स्टडी करना है हमको कि ये आखिर ये है क्या कांस्टेंट। तो आइए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ, रफ करके फिर आपको समझाने वाला हूँ कि ये जो कांस्टेंट है ये आखिर है क्या, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ से हमको एक कांस्टेंट मिला है, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट था अपना, जो कि कहाँ से आया था, तो मैं अगर स्नेल्स लॉ को फिर से लिख दूँ तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हमने लिखा था n21, ठीक है। तो आखिर ये n21 है क्या, इसी की स्टडी अब हमको करना है, ठीक है। यहीं से आपका जो धीरे धीरे से आपका जो कंफ्यूजन आ रहे हैं वो धीरे धीरे कंफ्यूजन सारे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये n21 जो है इसको बोलते क्या है, तो इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, RI। मैं इसके लिए सिंबल यूज करने वाला हूँ RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, तो नाम बड़ा ही गजब का है, बोलने में भी फील आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21। अब ये n21 में ये 2 क्या है, ये 1 क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है, इसको मैं कुछ देर बाद आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो n को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये केवल n को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बाकी 2 और 1 जो है ये मीडियम को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हायर क्लासेस में जब जाते हो तो यहाँ पर आप n की जगह जो है न्यू सिंबल यूज करते हो, न्यू, NU, न्यू, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई लोग जो है न्यू से भी लिखा करेंगे, न्यू, NEU, न्यू, या फिर आप n से भी यूज कर सकते हो। मैं तो n ही यूज करता हूँ, बाकी एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी भी n यूज करती है, और आपके 10th लेवल में आपको जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, तो आप भी किसको यूज करिएगा, n को यूज करेगा। तो n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब आइए इसी को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं,
ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ हमारी गाड़ी जो है बढ़ेगी। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका स्नेल्स लॉ से क्या लेना देना है, आइए इसको जो है देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हमारी बनने वाली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसके लिए सिंबल क्या रखा हमने, स्मॉल एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में है क्या, तो देखो यार मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक, तो इसकी अगर आप डेफिनेशन को सर्च करेंगे बुक में तो डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखता है, वो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देता है। वो फॉर्मूला मैं भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, N=C/V। लेकिन जो है इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन भी कर जाएंगे, जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो लगभग आप कर जाएंगे। अगर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, लेकिन वो बात नहीं होगी। तो हम लोग जो है फील के साथ पढ़ने वाले हैं हर एक चीज को। तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं इसको आपको आइडिया देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको आइडिया देता है कि लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में कितने गुना जो है वो कम होने वाली है, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हाईएस्ट होता है, लाइट की स्पीड हाईएस्ट होती है वैक्यूम में। और उसको किससे लिखा जाता है, अगर मैं उसको लिख दूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, या कई बार हम लोग क्या करते हैं, एयर भी लिख लेते हैं, क्योंकि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वही नियर अबाउट एयर में भी होती है, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क होता है, उतना हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं C। ठीक है, तो जब भी हम सिंबल C यूज करने वाले हैं चैप्टर के अंदर तो आपको C फॉर जो है स्पीड ऑफ लाइट समझना है, इन वैक्यूम समझना, और इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बाकी इसको फील के लिए आप जो है ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, जो कि काफी होता है, हमारी सोच से ज्यादा है। ठीक है, तो ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, और किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड इससे ज्यादा आज तक रिकॉर्ड नहीं की गई है। ठीक है, कोई भी मीडियम होगा लाइट की स्पीड उसमें इससे कम ही रहेगी। तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने गुना कम होगी, जैसे वैक्यूम में ये है लाइट की स्पीड और जो है मीडियम में ये है, तो कितने गुना कम हुई है उसी को ही हमको जो है वही हमको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, ये हमको बताता है कि किसी भी मीडियम में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे उस मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने टाइम्स कम हुई है, यही बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अभी आपको सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाले, टेंशन ना लो आप। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर मैं इसको आपको बताऊं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं। दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका, अगर मैं इसकी कैटेगरी की बात करूं तो एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और उसके बाद बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको आइडिया दूं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब किसी एक मीडियम का हम लोग निकालेंगे किसी दूसरे मीडियम से रिलेट करके, कंपेयर करके। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था में N2 1, तो वहां पर आप सोच रहे होगे कि ये 2 और 1 क्या है, तो वहां पर मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, लेकिन कंपेयर किससे करेंगे, फर्स्ट मीडियम से। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। और इसी तरह से जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर हम केवल n यूज करने वाले हैं। ठीक है, वहां हम केवल क्या यूज करने वाले हैं, n यूज करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर n का मतलब क्या है, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब हम जो है किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे होंगे, तो जब आपको कुछ भी मेंशन ना हो तो आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हो। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए सिंबल हम लोग जो है वो n यूज करेंगे। मान लो अगर हम लोग जो है फर्स्ट मीडियम के लिए निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ लिख देंगे N1, सेकंड मीडियम का निकाल रहे होंगे तो उसके लिए लिख देंगे N2। ठीक है, तो N1 मीन्स, अब जैसे यहाँ देखो यहाँ पर था सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के सापेक्ष था, सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के हम लोग रेस्पेक्ट में निकालते थे। यहाँ पर लिखा है N1 में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन सेकंड मीडियम तो है ही नहीं, यहाँ सेकंड मीडियम तो है ही नहीं,
तो सेकंड मीडियम किसको आपको कंसिडर करना है, वैक्यूम को। तो ये आप जो है जब भी वैक्यूम बोलोगे तो इसको आप सिंपल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो ना। तो ये जो है फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए सिंबल मैंने आपको बना रखे हैं। अच्छा, कई बुक में जो है इसके सिंबल जो है ऐसे यूज होते हैं, जैसे अपनी एनसीईआरटी में क्या होता है, इसको N21 ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा होता है N21, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यही चीज है, बस यहाँ सिंबल थोड़े अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, जो पहले लिखा जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम लोग, और जो बाद में लिखा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो N21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये हो गया, ठीक है। तो N21 का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो N21 बराबर N2/N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब ये सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसके रिस्पेक्ट में आया था, तो ये देखो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसे यहाँ पर N1 का मतलब ये भी एब्सोल्यूट है, तो आप N1 को निकाल लो, N2 को निकाल लो, दोनों का रेशियो निकाल लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, N21 मिल जाएगा, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मिल जाने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मान लो कहीं ऐसा दिखता है आपको N12, तो इसका क्या मतलब समझना है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड। जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको डिवाइड में रखते हैं, ये आप भी इतना बेसिक सा सेंस रख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये मालूम है, ठीक है। तो इस तरह से आप N21 देखोगे तो N2/N1, N12 देखोगे तो N1/N2, आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये N2/N1 है, ये N1/N2, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं, ठीक है। तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि N21 बराबर 1/N12, ठीक है। तो जो भी आपका N12 है अगर आप उसको उल्टा करते हो, देखो N12 ये है N1/N2, अगर इसको उल्टा करोगे तो N21 आएगा। तो इसको उल्टा करके देखो N2/N1, ये आपको N21 मिलने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका फॉर्मूला है इससे आप क्या करते हो, अगर आपको N12 पता है तो आप N21 इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और इसी तरह से N21 पता है तो आप N12 को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ये इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन एक फॉर्मूला जो है आपको बुक में और दिखता है, उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो तब आता है जब हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेते हैं तब। तो आइए देखने वाले हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और इसका कौन सा फॉर्मूला है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए मैं इनको रब करता हूँ, नोट कर लो इसको एक बार, ठीक है। तो काफी सिंपल फॉर्मूले हैं, एक बार अभी हम लोग फिर से इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो रब कर देता हूँ इसको मैं, चलिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला क्या है, N=C/V, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला, एकदम छोटा सा, ठीक है। N=C/V, बहुत छोटा फॉर्मूला है, देखो ये इसको मैंने पकड़ लिया, इतना छोटा है, ठीक है। तो N=C/V ये फॉर्मूला जो है, इसमें आप समझ रहे होंगे कि C क्या है। C अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ठीक है। सब कुछ परोस के नहीं मिलेगा आपको, ये वैल्यू आपको पढ़ के जाना है, याद करके जाना है, ठीक है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, वो एग्जामिनर नहीं, जो पेपर बनाता है उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो ये वैल्यू आपको लिख के दे। तो आप जो है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको याद करके जाइए, ठीक है। तो C की वैल्यू आपको याद करके जाना है। अब V और N में से एक वैल्यू आपको गिवन होती है और एक पूछी जाती है, तो जो कि आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है वही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, N=C/V, ठीक है। यहाँ पर हर एक का मतलब आप समझ रहे हो। V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम का, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करते हैं कि मैं फर्स्ट मीडियम का निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट रखनी है आपको, ठीक है। अगर मैं सेकंड मीडियम का निकाल रहा होता है, मार्कर चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड मीडियम का निकालूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा C/स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम V2, ठीक है। कई लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें सोचेंगे यहाँ C1 कर दें, यहाँ C2 कर दें, तो अपना दिमाग न चलाएं, ठीक है। अगर दिमाग ठीक ठाक है तब चलाएं, वरना नहीं चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ आप C1 C2 नहीं करेंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि C जो है कांस्टेंट होता है यार। C जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होती है, ये थोड़ी ना चेंज करेगी। V1 V2 चेंज होने वाले, क्योंकि V1 V2 जो है ये मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, और मीडियम के चेंज होने से V1 V2 चेंज हो सकते हैं, C नहीं चेंज होने वाला,
ठीक है। तो यहाँ से आपको N1 मिल गया, यहाँ से आपको N2 मिल गया। अब आप अगर इसको चाहें तो यहाँ पे अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था N21, ठीक है, N21 बराबर N2 बाई N1, और यहाँ पर बता रखा था N12 बराबर N1 बाई N2। इसमें अगर आप फॉर्मूला को पुट करना चाहें तो पुट करके आप एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे N1 की जगह पर C बाई V1 रख दूँ तो C बाई V1, और N2 की जगह क्या रख दूंगा, C बाई V2, C बाई V2। तो C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, V2 बाई V1, ठीक है। यहाँ पर एक नया फॉर्मूला हमको मिल गया है। एक तो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं अभी N21 बराबर N2 बाई N1, और दूसरा फॉर्मूला हमको मिल गया है V2 बाई V1। और अगर सेम इसी तरह से यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर V2 बाई V1, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलत हुआ क्या, हाँ जी, यहाँ गलती हो चुकी है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कई बार गलती हो जाती है। तो देखो यहाँ गलती हो गई, ये V1 जो है ये ऊपर जाने वाला है, ये V1 ऊपर जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड के डिवाइड में जब कोशिश आती है तो ये मल्टीप्लाई होती है ऊपर। ये V1 ऊपर होने वाला है और यहाँ V2 नीचे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर V1 अपॉन V2 होगा और यहाँ पर V2 अपॉन V1 होगा। अब इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को अक्सर कि आखिर कहाँ V1 कहाँ V2 कहाँ N1 कहाँ N2, तो इसको हम लोग क्लियर करते आइए, ठीक है। इसको एक छोटा सा ट्रिक है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करते हैं कि कहीं N21 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का तो उसको लिख दो ऊपर N2, और फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में है तो उसको लिख देंगे नीचे N1। यहाँ तक तो ठीक है। अब V1 V2 होगा या V2 V1, तो यार अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने जो शुरू में फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था N इक्वल्स टू C बाई V। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि N प्रोपोर्शनल टू V। देखो जहाँ प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ प्रोपोर्शनल लगा दिया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे यहाँ से V जो है इंक्रीज होगा, ये पूरी वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी, यानी N क्या होगा, डिक्रीज करेगा। या सिंपली आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों का रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसी लॉजिक को यहाँ यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर N2 आ रहा है तो यहाँ पर सामने जो है इसके V2 नहीं आना चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर यहाँ N2 आ रहा है तो यहाँ नीचे V2 आएगा, और यहाँ N1 आ रहा है तो यहाँ ऊपर V1 आएगा, ठीक है। नहीं समझ आया, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखना है तो यहाँ का N यहाँ के V से रिलेट करेगा और यहाँ का N यहाँ के V से, तभी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं समझ आया। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाले में क्या करते हो आप, जैसे मान लो आपने लिखा है कहीं N23, चलो चेंज करते हैं थोड़ा सा, N23 मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम, तो थर्ड मीडियम का लिखोगे N3, ठीक है। अब आपको पता है V वाला जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है, तो अगर N2 आया है तो नीचे V2 आएगा, नीचे होगा V2 और ऊपर क्या होगा V3, ठीक है। तो समझ में आया होगा, नहीं समझ आया।